लास्ट टाइम हमने एक एपीआई से रिलेटेड काम कर रहे थे और फिर हमने उसको छोड़ दिया था बिकॉज वी नीडेड टू टॉक अबाउट सम एसिंक्रोनस स्टफ। और एसिंक्रोनिसिटी होती क्या है उसको थोड़ा सा हम 5 या 10 मिनट के अंदर क्लियर कर लेंगे। एक नोड जेएस का आर्किटेक्चर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जी कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं और कैसे और जाहिर है ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, नोड जेएस का आर्किटेक्चर क्या है, और उसके जवाब में पूरी वो आप कहानी सुनाते हैं जो मैं कोशिश करूंगा बड़ी जल्दी से इसे डिस्कस करके समेट दूं। पहली बात यह है कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशंस होती हैं। जावास्क्रिप्ट में जो भी एप्लीकेशन बनती है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बाय नेचर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन क्या होती है, और सिंगल थ्रेडेड में एक टर्म इस्तेमाल हुई है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है ये जरा समझने की बात है, और उसके बाद आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा जी कि सिंगल थ्रेडेड क्या है। और सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट की सिंगल थ्रेडेड नेचर को। थ्रेड बेसिकली एक चीज आपने सुना प्रोसेस, किसी को पता है क्या होता है प्रोसेस? यानी कंप्यूटर साइंस में एक टर्म होती है प्रोग्राम। सबको पता है प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोसेस की डेफिनेशन ये है कि सेम प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। यानी वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोसेसर के पास होता है, तो हम उसे क्या बोल रहे होते हैं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में थ्रेड बेसिकली एक सब प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस होता है। यानी थ्रेड प्रोसेस ही की एक काइंड ऑफ शेप है कह लें, या उसका एक चाइल्ड है या एक प्रोसेस है। अभी हम थ्रेड की डिटेल में नहीं जा रहे, ना मैं थ्रेड की डिटेल यहां क्लियर कर सकता हूं बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल है। मैं सिर्फ थ्रेड का मतलब समझा रहा हूं कि आप एक प्रोसेस को एक थ्रेड समझ लें। और प्रोसेस क्या होता है इसको समझाने के लिए मैंने आपको प्रोग्राम की मिसाल दी कि लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम एक स्टैटिक एंटिटी है। व्हेन द सेम प्रोग्राम इज इन रैम यानी इन एग्जीक्यूशन स्टेट, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस। तो इस हवाले से इंटरव्यू में भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको एक्सप्लेन करें क्या मतलब है सिंगल थ्रेडेड का। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एक वक्त में एक काम ही परफॉर्म कर सकता है। जब एक काम या एक चीज चल रही होगी तो दूसरा काम उस वक्त तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक वो एक काम पूरा नहीं हो चुकेगा। यानी मिसाल के तौर पर देयर आर 5 फंक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन रो, तो अगर वो 5 के 5 फंक्शंस को एग्जीक्यूट होना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि फंक 1 ये एक फंक्शन कॉल है और इसी तरह 5-6 फंक्शन कॉल्स है। तो जावास्क्रिप्ट में दो तीन चीजों की टर्म्स को याद रखिएगा, ये बार बार यूज होंगी और पूरे बैकएंड में यूज होंगी, तो इसलिए बैकएंड में ये टॉपिक दोबारा समझाना ना पड़े। नहीं अभी नहीं की, अभी नहीं की। तो ये बेसिकली लेट्स सपोज देयर आर 5 फंक्शंस और सबको क्या होना है, बारी बारी एग्जीक्यूट होना है। तो अगर मिसाल के तौर पे पहले फंक्शन ने 10 सेकंड लिए हैं या 10 सेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो बाकी का कोई फंक्शन उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पहला फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके अगले फंक्शन तक मूव नहीं करेगा। समझ आई बात? तो यहाँ दो बातें एक्सप्लेन करना है कि जावास्क्रिप्ट की इस नेचर को कहते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि जितनी भी लाइंस होंगी दे वुड गेट एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, कोई चीज बाईपास नहीं होगी। जो पहले लाइन आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो आएगी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो आएगी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद जो आएगी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। तो इफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू टेक 10 सेकंड्स, ऑल ऑफ द रिमेनिंग फंक्शंस आर गोइंग टू वेट फॉर 10 सेकंड्स। सेकंड अगर ये फंक्शन 20 सेकंड लेता है तो तीसरे फंक्शन को चलने के लिए 10 + 20 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो एक बात मैंने क्या एक्सप्लेन की यहाँ पे, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस। ठीक, एसिंक्रोनस एक बिहेवियर है जो ऑपोजिट टू सिंक्रोनस है। उसका मतलब ये है कि यानी सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इज काइंड ऑफ अ नॉन एफिशिएंट या नॉन परफॉर्मेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द लाइंस ऑफ कोड्स इन द जावास्क्रिप्ट। इसकी जो बेटर प्लानिंग हो सकती है वही हो सकती है कि यार ओके दिस इज फाइन, फॉर एग्जांपल फंक्शन नंबर 3 ने 3 सेकंड लेने हैं, फंक्शन नंबर 1 ने कितने लेने थे 10, फंक्शन 2 ने कितने लेने थे 20, फंक्शन 3 ने कितने लेने थे 30। तो इसका मतलब है कि फंक्शन 3 को वेट करना पड़ेगा 30 सेकंड तक अपने 3 सेकंड की एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए कि यार हमें पता है कि ये जो पहला है ना ये 10 सेकंड लेगा, दूसरा 20 सेकंड लेगा, तो तीसरा 3 सेकंड लेगा, तो हम किसी तरह तीसरे को पहले एग्जीक्यूट करवा लें। यानी पहले जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं हम तीसरे को जाके एग्जीक्यूट करवा लें फिर वापस आ जाएं। मिसाल के तौर पे चौथे ने और पांचवें ने एक एक सेकंड लेना है, तो व्हाई शुड वी वेट फॉर फंक्शन नंबर 3 4 5, व्हाई शुड वेट फॉर 30 सेकंड्स टू गेट देयर जॉब डन ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, कोई ऐसी मैकेनिज्म कोई ऐसी लॉजिक लगानी चाहिए
कि फंक्शन 3 4 5 जिन्होंने कम टाइम लेना है फर्स्ट, इस टाइम में बाकी जो दूसरे फंक्शन है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये काम सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं है, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। जैसे जावा आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। सी शार्प या डॉट नेट वगैरह पढ़ी हो अगर आपने, ये पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो मल्टी थ्रेडेड, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये मसाइल नहीं है, दे आर बाय डिफॉल्ट मल्टी थ्रेडेड, वो मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबिलिटी है। जावास्क्रिप्ट बाय नेचर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट से, अच्छा फिर एक और काम देखें, एक एस्पेक्ट मैंने बता दिया एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगली बात आप देख लें सिंगल थ्रेडेड वाली। मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट की पूरी एप्लीकेशन एक प्रोसेस एक थ्रेड पे चल रही होती है, तो इसका मतलब है कि अगर मेन थ्रेड में, उस एक थ्रेड को हम कहते हैं मेन थ्रेड, अगर मेन थ्रेड में कोई ब्लॉकेज आ जाए क्या होगा, पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, तब तक जब तक वो ब्लॉकेज खत्म नहीं होता। वो ब्लॉकेज किस किस्म का हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप कोई फाइल, आपने जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें आप फाइल रीडिंग कर रहे हैं, और मे बी वो फाइल इज ऑफ 5 MB या 6 MB, जिसके ऊपर सारा टेक्स्ट कंटेंट है, मतलब कोई डेटा साइंस का काम कर रहा है या कोई इस तरह की बड़ी बड़ी डेटा सेट्स को जो है ना वो रीड कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट के जरिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई 5 MB की फाइल है, तो आपने स्क्रिप्ट लिखा जावास्क्रिप्ट में, उसने उस फाइल को रीड करना है, एंड इट माइट टेक 20 to 30 सेकंड्स टू रीड दैट एंटायर फाइल, 5 to 6 MB। मे बी अगर 20 to 30 MB की फाइल है तो टाइम विल ऑब्वियसली गो। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मेन थ्रेड था जावास्क्रिप्ट का वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, कि आपने फंक्शन नंबर 1 में इस फंक्शन को किधर डाल दिया है, एक ऐसे ऑपरेशन में दैट इज टेकिंग लॉन्गर। तो आपका जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन का मेन थ्रेड क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, आगे कुछ भी नहीं चलेगा, तब तक नहीं चलेगा जब तक। इसलिए अगर कोई बहुत पुरानी एप्लीकेशन किसी ने यूज की ना, आप सारे माशाल्लाह नए बच्चे हैं, अगर आपने पुरानी वेब एप्लीकेशन जो शुरू शुरू में बनती थी, उनमें अगर जावास्क्रिप्ट में एक पेज पे 2-3 दफा क्लिक कर देना, आपकी वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही हैंग हो जाती थी। और फिर 3 4 5 6 अभी भी बाज़ औक़ात होता है कि 5-6 सेकंड के बाद वो, या आपको ब्राउज़र मैसेज शो करता है पेज इज नॉट रिस्पॉन्सिव, इट इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है, और फिर वो 6 या 7 सेकंड के बाद नॉर्मल होती है, या वो आपको ऑप्शन देती है किल द पेज या वेट फॉर द प्रोसेस टू फिनिश। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं जब आपका मेन थ्रेड जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन ही क्या हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है, और वो अगली कोई चीज रन नहीं कर पाती। तो ये इन दो चीजों की वजह से होता है, एक सिंक्रोनस नेचर की वजह से, और सिंक्रोनस नेचर ही की वजह से आपकी एप्लीकेशन का मेन थ्रेड क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय नेचर है ही सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, और सिंगल थ्रेड भी आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर मजे करें बैठ के। तो इस काम की वजह से हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, परफॉर्मिंग एन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। समझ आ गई बात। एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो स्टार्ट हुए हैं ना, वो सबसे पहले एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए कॉल बैक फंक्शन स्टार्ट हुए। क्या स्टार्ट हुआ है, अब मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज ये सारी चीजें इस वक्त पढ़ाना ना तो मुमकिन है ना हमारा टॉपिक है, हम मैं सिर्फ आखिरी चीज पे जाऊंगा, प्रोमिसेस पे और एसिंक वेट पे। तो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ एसिंक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कॉल बैक फंक्शन। क्या कॉल बैक फंक्शन आप सबने पढ़े हुए हैं, आप किसी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे आपने क्लिक इवेंट हैंडल करना है तो आप कहते हैं जी सम पर्टिकुलर सेलेक्टर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और उस पे कहते हैं क्लिक, और क्लिक के बाद सेकंड पैरामीटर क्या देते हैं, कॉल बैक फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन नॉर्मली नहीं चलेगा, that callback function would wait for certain event to happen, and whenever that certain event would happen, that function will get executed immediately. तो ये सॉल्यूशन था किसका, asynchronous behavior अचीव करने का। लेकिन when the scenarios got complex, मैं just इनका थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बता के आगे मूव करूंगा ताकि आपको सीक्वेंस बरकरार रहे और आपको मतलब पढ़ने में मजा भी आए और एंटरटेन भी हो। तो callback functions was the first thing to handle the asynchronous operations। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हुई, बहुत लार्ज एप्लीकेशन हुई, तो कॉलबैक फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी 5-6 ऑपरेशंस हैं, हर अगले ऑपरेशन ने पिछले पे डिपेंड करना है। यानी आई गॉट ऑपरेशन ए, जब ये फिनिश हो तो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, जब वो फिनिश हो तो तीसरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, जब वो फिनिश हो तो चौथा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो आप क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन के अंदर फिर कॉल बैक फंक्शन, फिर उसके अंदर फिर कॉल बैक फंक्शन, फिर उसके अंदर फिर कॉल बैक फंक्शन, फिर उसके अंदर फिर कॉल फंक्शन। ये करते करते एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम कहते हैं कॉल बैक हेल। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो पूछते हैं आपसे व्हाट इज कॉल बैक हेल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पैरामिड ऑफ डूम। कॉल बैक हेल क्या है, ये आप यहां से डायग्राम देखेंगे 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि कॉल बैक हेल, तो बेसिकली आप बहुत ज्यादा कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं, तो एक सर्टेन
जगह पे जाके कोड अनमैनेजेबल हो जाता है, कोड ही इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल या पैरामीटर ऑफ डूम। ये देख लें, ए एक फंक्शन है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा फिर बी कॉल होगा, बी एग्जीक्यूशन, बी अभी खत्म नहीं हुआ, उसी के अंदर सी कॉल हुआ, उसी के अंदर फिर डी, उसी के अंदर फिर ई। तो ये देखें ये एक हेल बन रहा है या एक पैरामिड बन रहा है। अगर आप यहां पे जाएं और मैं इस पैरामिड को ड्रॉ कर सकूं, यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से इधर, तो ये पैरामिड इन 90 डिग्री बनने, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज कॉल्ड पैरामिड ऑफ डूम या कॉल बैक हेल। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम था हमें क्या, एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव करना। उसके पीछे का प्रॉब्लम आपको पता था क्या, कि हम मेन थ्रेड ब्लॉक कर रहे थे। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला, कॉलबैक्स। तो कॉलबैक एक सर्टेन लेवल पे जाके लिमिटेशन हो गई क्या, कि कॉलबैक हेल। इसका ये मतलब नहीं कि हम अब कॉलबैक यूज नहीं करते, हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको कॉलबैक। समझ आ गई बात, ये पैरामीटर ऑफ डूम है, कॉलबैक हेल है। इससे ऊपर फिर एक और चीज आई, सॉरी प्रोमिसेस, यस। इससे ऊपर उन्होंने कहा जी कॉल बैक हेल से बचने के लिए आप प्रोमिसेस को यूज करें, और प्रोमिसेस बेसिकली आर ग्रेट वे टू मैनेज द कोड। कॉल बैक हेल से अपने काम कर सकते हैं, लेकिन कोड मैनेजेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है। तो फिर आपने अगली चीज जो इंट्रोड्यूस हुई वो क्या हुई, प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस। तो सेम काम यानी एसिंक्रोनस नेचर अचीव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉमिस। तो अगर मैं आई विश कि आई कुड शो यू हाउ टू राइट द प्रोमिसेस एंड हाउ टू यूज देम, लेकिन प्रॉमिस लिखने के लिए या प्रॉमिस को यूज करने के लिए आपको दो एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए। एक का पता होना चाहिए, हम ज्यादातर वही यूज करेंगे, हम प्रोमिसेस लिखेंगे बहुत कम। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वादा। और वादे की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैंने आपसे वादा किया कि मैं कल आपको जीपीओ चौक में मिलूंगा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो कल कमिटेड टाइम पहुंचने तक हमारा वादा किस स्टेट में रहेगा, पेंडिंग स्टेट में रहेगा, कि अभी वादा पूरा करने का वक्त ही नहीं आया। तो हमारा प्रॉमिस किस हालत में है, पेंडिंग स्टेट में। यानी प्रॉमिस की तीन स्टेट्स होती हैं, तीन हालतें होती हैं। पहली स्टेट कौन सी है, पेंडिंग, यानी अभी तक वो वक्त नहीं आया, अभी प्रोसेस पे काम चल, यानी उस पे चल रहा है, वेट हो रहा है। दूसरी चीज, दूसरी स्टेट क्या है कि कल 2 बजे का टाइम हमने दिया था, 2 बज गए, आप वहां पहुंच गए, तो अब मेरी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं 2 बजे वहां पहुंच जाऊं तो क्या हो गया, प्रॉमिस फुलफिल्ड, और या 2 बजे का टाइम पहुंच हो चुका और मैं वहां नहीं पहुंचा, तो प्रॉमिस की क्या स्टेट हो गई है, रिजेक्टेड। मैंने प्रॉमिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये तीन स्टेट्स होती हैं प्रॉमिस की, जिस तरह डेली लाइफ में तीन स्टेट्स होती हैं, कि जब हम कोई कोड या प्रॉमिस यूज करेंगे तो प्रॉमिस की कितनी हालतें होंगी, तीन। या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा, या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, या प्रॉमिस पेंडिंग होगा। जब हम प्रॉमिस लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही पढ़ाया जावास्क्रिप्ट में, लेकिन आप यूं समझ लें कि आप प्रॉमिस लिखते हुए, आप जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है दिस इज प्रॉमिस, ठीक है, आप इसको यूं लिखते हैं। न्यू के कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने बताया नहीं है, तो आप यूं समझे कि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बाय डिफॉल्ट दो मेथड्स लेता है, एक होता है क्या, हाँ, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे या दो फंक्शंस होंगे या मेथड्स होंगे कह लें, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली आप दोनों को क्या लें, एक को कह लें रिजॉल्व और एक को कह दें क्या, रिजेक्ट। और इस प्रॉमिस की कोई डेफिनेशन आप खुद बना लें, और ये बेसिकली कुछ रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे इफ समथिंग हैपेंस, तो आप क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो अगर कुछ सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो प्रॉमिस की जो शक्ल होती है ना, वो ये होती है। अभी मैं प्रॉमिस की डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज हम प्रॉमिस का सिर्फ कंज्यूमिंग पार्ट देखेंगे। प्रॉमिस को लिखते ऐसे हैं, यानी प्रॉमिस नाम का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर आप कोई भी लॉजिक लिखते हैं, और रिटर्न क्या कर रहे होते हैं, या रिजॉल्व रिटर्न करते हैं, या क्या रिटर्न करते हैं, रिजेक्ट रिटर्न करते हैं। गॉट इट। तो अभी मैं प्रॉमिस को यूज करूंगा, लेकिन प्रॉमिस का कंज्यूमिंग, प्रॉमिस बेसिकली होता है, एक होता है जब भी प्रॉमिस का जिक्र होना, तो प्रॉमिस लिखते वक्त या प्रॉमिस की बात करते वक्त दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है प्रॉमिस का कंज्यूमिंग कोड, एक होता है प्रॉमिस का प्रोड्यूसिंग कोड। कंज्यूमिंग कोड और प्रोड्यूसिंग कोड। अगर मुझे किसी जगह पे खुद प्रॉमिस बनाना पड़ा, तो फिर मैं इस तरह का काम करके प्रॉमिस का प्रोड्यूसिंग कोड लिखूंगा। क्या लिखूंगा,
प्रोड्यूसिंग कोड। राइट नाउ बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हमें रिएक्ट, रिडक्स और बैकएंड पे एक्सप्रेस में यूज करेंगे, वो हमें ऑलरेडी प्रोमिसेस रिटर्न कर दी। यानी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन की कॉल में हमें जो रिटर्न रिजल्ट मिलेगा वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, वो अरे नहीं मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वो कोई हमारा वेल नोन फेमिलियर डाटा नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्या मिलेगा, हमें प्रॉमिस मिलेगा। क्या मिलेगा? तो फिर हम उस प्रॉमिस की स्टेट की बेस पे उसके साथ मैनिपुलेशन करेंगे, वो हम आगे चल के जिक्र करेंगे। लेकिन मैं जो बात यहां पे करना चाह रहा हूं ये कि वी विल ओनली बी हैविंग अ लुक एट द प्रोमिसेस कंज्यूमिंग कोड। प्रॉमिस को सिर्फ कंज्यूम करेंगे, ठीक है? यानी हमें लिखा लिखा है प्रॉमिस कोई देगा और हम उस प्रॉमिस को कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको प्रोड्यूसिंग कोड लिखना है तो आप ये कर सकते हैं। अब अगली चीज, जब आपने प्रॉमिस क्यों आया? कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने के लिए। कॉल बैक क्यों आया? एसिंक्रोनस बिहेवियर को अचीव करने के लिए। एसिंक्रोनस बिहेवियर की जरूरत क्यों पड़ी? मेन थ्रेड के ब्लॉकेज से बचने के लिए। सिंक्रोनस बिहेवियर में जो प्रॉब्लम था मेन थ्रेड ब्लॉकेज का, उससे बचने के लिए। फॉलो कर रहे हैं? अब इससे बाद एक चीज आएगी, एसिंक अवेट। दैट इज नथिंग, दैट इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्टिक शुगर ऑफ राइटिंग द प्रोमिसेस। एक अच्छा खूबसूरत तरीका प्रॉमिस लिखने का। तो पहले हम प्रॉमिस को डिस्कस कर लें, कंज्यूमिंग कोड यूज करने का, फिर हम क्या करेंगे, एसिंक अवेट को यूज कर लेंगे। तो यहां तक समझ आ गई है कि हम प्रॉमिस तक पहुंचे क्यों, एसिंक्रोनिसिटी अचीव करने के लिए। अब जरा अगली बात देखें, क्योंकि मैं यूज करने लगा प्रॉमिस। व्हेन टू यूज प्रॉमिस, इंपॉर्टेंट। whenever you are going to perform a side effect, whenever you are going to use a side, अच्छा whenever ना कह लें, preferably प्लेस वो है कि जहां पे आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारे इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स पे भी प्रोमिसेस यूज करना बाजू का शायद सूटेबल नहीं है। अब तो खैर इतनी मॉडर्न आईडीज आ गए, वो खुद आपको बता देंगे यहाँ एसिंक अवेट या यहाँ प्रॉमिस यूज करना जो है वो सूटेबल नहीं। लेकिन हम फिलहाल मैं एक सिनेरियो यूज करूंगा जिसमें एसिंक अवेट यूज करूं, ताकि आपको एटलीस्ट समझ पाए मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो जब भी हम कोई फाइल हैंडलिंग कर रहे होंगे, यानी मैं यूज केस बता रहा हूं कि प्रोमिसेस लाजमी यूज करने, जब भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी फाइल को रीड राइट कर रहे होंगे, तो चूंकि ये फाइल रीड राइट क्या है, एक्सटर्नल एक्सटेंसिव कॉस्टली ऑपरेशन है और एसिंक ऑपरेशन है, जो कि आपके मेन आईओ को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए हम वहां क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रॉमिस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब आप नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये काइंड ऑफ साइड इफेक्ट है ना, नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो नेटवर्क में आपको पता है सर्वर कितने टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो पता लगे आपने नेटवर्क को एक्सेस किया विदाउट यूजिंग प्रोमिसेस, तो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट डाली, नेटवर्क में सर्वर ही डाउन है, उसने 5 मिनट रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो 5 मिनट तक बाकी सारी एप्लीकेशन क्या रहेगी, हॉल्ट रहेगी, स्टॉप रहेगी, हैंग रहेगी, जब तक वो वापस नहीं। तो इसलिए आप जब एपीआई कॉल भेजेंगे, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इट डज इट टेक फॉर द सर्वर टू एक्चुअली रिस्पॉन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। तो आप उस केस में भी क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोमिसेस यूज करेंगे। प्रोमिसेस क्यों यूज करेंगे, बिकॉज एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव करने के लिए, ताकि बाकी की सारी एप्लीकेशन रन हो, अगर उसका एक एस्पेक्ट जो है वो अगर अभी नहीं भी चल रहा तो दो यूज केसेस मैंने आपको बताए हैं। तीसरा यूज केस, जब आपका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन वाला फंक्शन हो, आपने एक फंक्शन लिखा मिसाल के तौर पे, उसमें बहुत कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, और वो फंक्शन नॉर्मली 4, 5, 6 सेकंड या 10 सेकंड ले रहा है। बात ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर के टर्म में 2 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि वो नैनो सेकंड में काम कर रहा होता है। तो 2-3 सेकंड भी अगर किसी काम में डिले है तो हमारी एप्लीकेशन बहुत मतलब फ्लॉ में है। खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, तो 2-3 काम तो लाजमी है जहां पे आपने प्रोमिसेस यूज करने हैं या एसिंक अवेट यूज करना है। पहला जिसमें मैंने आपको बताया फाइल ऑपरेशन, दूसरा मैंने आपको कहा है नेटवर्क रिक्वेस्ट, तीसरा मैंने आपको क्या कहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई हैवी कंप्यूटेशन। समझ आई बात? तो मैं आज क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं आपको एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन। जी जी श्योर। तो मेरी नेटवर्क की मैंने करनी है बेसिकली नेटवर्क रिक्वेस्ट, और नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या करना है और इससे क्या मुराद है। मैं अब ये चाहता हूं कि मेरी जो एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं लोकल स्टोरेज से उठा के ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को क्या करूंगा, यहाँ से लोकल स्टोरेज वाला डेटा उड़ा दूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है इसको भी मैं क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा, और यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दूंगा, क्योंकि जाहिर मेरे पास डाटा ही नहीं है तो इसको कमेंट करना ही मुनासिब है। तो नथिंग इज इन हियर, ठीक है, और मेक श्योर कि मेरे पास कोई यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा। तो अब जितनी भी मैं कहानियां सुनाई हैं उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। सो लेट्स गो अहेड,
कंसोल में, नथिंग इज इन हियर, कोई एरर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो मुझे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट डालनी है। नॉर्मली वैसे तो बहुत सारे डमी डाटा की जगह है, मुझे कोई, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फेक स्टोर एपीआई। तो फेक स्टोर एपीआई का मतलब है कि ये हमें हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये हमें उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में कोई ना कोई क्या देगा, डेटा देगा। क्या देगा? सॉरी, नहीं, प्रॉमिस डेटा के ऊपर एक रैपर है, उसको कहा जाता है। यानी ये समझ लें कि बकेट है, उस बकेट में डेटा भेज के, उस बकेट का नाम प्रॉमिस है, सर्वर हमें वो भेजेगा। सर्वर नहीं, वो फंक्शन जिसको हम यूज करेंगे। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट में, ये बेसिकली डेटा है जो हम इस सर्वर से लाना चाह रहे हैं। रिएक्ट में जब भी आप सर्वर से डेटा फेच करना चाहेंगे तो आपको एक, रिएक्ट में नहीं, जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन मिलता है जिसका नाम है फेच। जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है फेच। इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, यहां पे दिखा देता हूं आपको। आप लिखें जी FETCH, फेच। ये पैरामीटर एटलीस्ट, ये फंक्शन एटलीस्ट एक आर्गुमेंट लेता है। क्या लेता है? एक आर्गुमेंट। और वो आर्गुमेंट होता है वो यूआरएल, जिस यूआरएल से आपने क्या लाना होता है, कोई ना कोई डेटा। अच्छा, बाय द वे, अगर आप मुझसे सवाल करें कि ये क्या है, तो जब आप फ्रंट एंड डेवलपर है ना, अभी तक आप, जब तक आपने बैकएंड स्टार्ट नहीं किया, तो आप अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इट्स मोस्ट कॉमन कि बैकएंड डेवलपर आपको कोई एपीआई एंड पॉइंट देगा। क्या देगा? एंड पॉइंट का मतलब होता है कोई इस तरह का यूआरएल देगा, जिस यूआरएल को जब आप हिट करेंगे तो उस यूआरएल पे आपको कोई डेटा मिलेगा इस तरह का। क्या मिलेगा? ये डेटा कहां से आ रहा होगा? ये किसी बैकएंड डेवलपर ने कोई एपीआई बनाई होगी और उस एपीआई बनाने के बाद उसे कहीं डिप्लॉय करेगा और आपको एक यूआरएल दे देगा और आपको कहेगा कि ये यूआरएल है, इसको हिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा। तो अब हम काम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक बैकएंड बना पड़ा है, उस पर डेटा है और हमारे पास वो यूआरएल है, जिस यूआरएल को हम क्या कहते हैं? एपीआई एंड पॉइंट। क्या कहते हैं? एपीआई एंड पॉइंट। तो अगर मैं इस एपीआई एंड पॉइंट के जरिए जो डेटा मुझे मिल रहा है, मैं उसको अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में फेच करना चाहूँ, तो कैसे करूंगा? मैंने कंसोल ओपन किया, फेच लिखा और इस फेच में वो यूआरएल एंड पॉइंट दे दिया जो मुझे किसने दिया था? किसी डेवलपर ने दे दिया। अब मैं देखता हूँ ये मुझे फेच क्या देगा। जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो फेच ने मुझे क्या दिया और आगे क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी स्टेट है? अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो ये क्या है? सर, आपने जो सवाल पूछा है कि मुझे एक एंड पॉइंट मिला, मैंने उस एंड पॉइंट को हिट किया तो मुझे क्या बताया गया था? इस एंड पॉइंट पे क्या है? डेटा। लेकिन मुझे डेटा तो नहीं मिला, मुझे क्या मिला? प्रॉमिस मिला। ये प्रॉमिस क्यों मिला? ये प्रॉमिस मैंने खुद बनाया? किसने बनाया? नहीं, नहीं। मैं फंक्शन को कौन सा यूज कर रहा हूँ? फेच फंक्शन किसने डिफाइन किया हुआ है? जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे ये पहले से पता है कि जब भी, मैंने अभी क्या थोड़ी देर पहले बोला था कि हम जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर क्या कर रहे होंगे? किसी के बनाए हुए प्रोमिसेस को कंज्यूम कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? किसी के बनाए हुए प्रोमिसेस को। दो एस्पेक्ट बताए थे ना, अगर हम खुद प्रॉमिस बनाए तो वो क्या होगा? प्रॉमिस प्रोड्यूसिंग कोड, फिर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रॉमिस हम पढ़ रहे हैं, प्रॉमिस किसी का किया हुआ है, ये किसी का इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो आप ये हमेशा याद रख लें, रट्टा लगा लें इसको, कि जब भी हम फेच का बिल्ट इन फंक्शन, पहली बात तो ये है कि आपसे को पूछे व्हाई डू वी यूज फेच, तो आप क्या कहेंगे? वी यूज फेच टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक। हाउ डू वी यूज द फेच? सिंपली राइट द फंक्शन नेम फेच एंड गिव इट वन पैरामीटर। कौन सा? वो एंड पॉइंट जो आपको बैकएंड डेवलपर ने दिया या किसी बंदे ने बनाया। तो यूं समझें कि फेक स्टोर एपीआई को बैकएंड डेवलपर ने मुझे एक एपीआई एंड पॉइंट बना के दे दिया और मैं उस एपीआई एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूं फेच के जरिए, तो मुझे क्या मिल रहा है? एक प्रॉमिस मिल रहा है। अब यहां से आगे फ्रंट एंड डेवलपर का इम्तिहान है कि आपने उस प्रॉमिस को कैसे कंज्यूम करना है। प्रॉमिस आपको बना बनाया मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये प्रॉमिस किसकी इंप्रूव फॉर्म है? कॉल बैक की। किसी को बोल दो गुनाह नहीं होता, कसम अल्लाह दी सवाब मिलता है। खामोशी जरूर इबादत है लेकिन पढ़ते हुए नहीं। तो ये किसकी इंप्रूव फॉर्म है? प्रॉमिस की, सॉरी,
कॉल बैक की मुझे ये 3 स्टेट में से एक देगा, या फुलफिल देगा, या पेंडिंग देगा, या रिजेक्टेड देगा। तो आपने कहा था जी कि प्रॉमिस हमें डेटा देता है, तो डेटा नहीं देता, वो हमें एक बकेट देता है जिस बकेट के अंदर क्या पड़ा होता है, डेटा पड़ा होता है। तो प्रॉमिस से डेटा निकालने का क्या तरीका है, आप फेच के साथ चेन करते हैं। चेनिंग होती है कि आप एक फंक्शन कॉल के साथ दूसरी फंक्शन कॉल, दूसरी के साथ तीसरी, डॉट के साथ मल्टीपल फंक्शन कॉल्स करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन चेनिंग। तो आप जब भी प्रोमिसेस से डेटा फेच करेंगे तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉट देन। क्या इस्तेमाल करेंगे, जो भी फंक्शन कॉल आपको प्रॉमिस रिटर्न करे उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉट देन, लाजमी। डॉट देन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये एक कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसे फेच क्या लेता था, एक स्ट्रिंग पैरामीटर, स्ट्रिंग क्या होती थी, यूआरएल एंड पॉइंट। देन क्या लेता है, एक कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है, फंक्शन बतौर पैरामीटर दूसरा फंक्शन लेते। तो मैं यहां पे एक कॉल बैक यूं एरो फंक्शन की फॉर्म में ले सकता हूं। देन प्रॉमिस के अंदर से जो कुछ भी निकालेगा वो किस में प्रोवाइड करेगा, कॉल बैक फंक्शन में। और मैंने उसको रिसीव किया किसमें, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। आप इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। समझ आ गई बात। अब ये जो डेटा होता है, नेटवर्क से जो डेटा आ रहा होता है नॉर्मली, इसको हमें पार्स करने की जरूरत पड़ती है, जस्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या करने की जरूरत पड़ती है, पार्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है रेस्ट डॉट जेसन, यानी उस रिजल्ट को किस फॉर्म में पार्स कर दो, जेसन फॉर्म में, बिकॉज जेसन इज द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है प्रॉपर्ली। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट फंक्शन है, ये क्या कह रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स आपको मिले फेच के प्रॉमिस के अंदर से, उसको क्या कर दो, पार्स कर दो। किस में, जेसन में। यस, कंफर्म, कंफर्म है, ठीक। अब कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं, एक्सियोस वगैरह, जो इस काम को इम्प्लिसिटली कर देती हैं, बाईपास कर देती हैं, हमें फील नहीं होता, उस वक्त हम पार्स नहीं करते, लेकिन एक्चुअली पार्स हो रहा होता है इंटरनली। हम पार्स नहीं करते लाइब्रेरीज के इस्तेमाल करके, लेकिन फेच ये नहीं करता काम, इसमें हमें मैनुअली खुद करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। समझ आ गई बात। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस के अंदर से डेटा निकाल रहे हैं। डेटा निकाल लिया, हमें रिस्पॉन्स मिल गया, उस रिस्पॉन्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्स में। ये फिर हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको यहां पे कर दूं तो इसने हमें फिर क्या कर दिया, एक। तो इसका मतलब है कि जब तक आपको प्रॉमिस मिलता रहेगा तब तक आप देन देन करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, देन देन करते रहेंगे। तो अब अगर मैं आपको इसको, इस प्रॉमिस को एक्सपेंड करूं और इसको भी एक्सपेंड करूं, तो आप देख रहे हैं कि पहले प्रॉमिस में मुझे क्या मिला था, दूसरे प्रॉमिस में मुझे क्या मिला, यानी वो पार्स होके अरे मिल गई है, लेकिन वो अरे भी किसके अंदर पैक्ड है, प्रॉमिस के अंदर। तो मुझे इस प्रॉमिस से क्या निकालना है, अरे निकालनी है। क्या करूंगा, डॉट देन। वेरी गुड। ये डॉट देन क्या लेगा, कॉल बैक। वेरी गुड, हमेशा यही है, डॉट देन हमेशा क्या लेगा, कॉल बैक। अब इस कॉल बैक में वो क्या देगा मुझे, किसी भी, यानी वो जो भी डेटा देगा या रिस्पॉन्स देगा, आप उसे किसी भी वेरिएबल में सेव कर ले। तो मैंने इसे किस में सेव कर दिया, और इस डेटा को आप कंसोल लॉग कर लें। अब ये देखें कि ये क्या दे रहा है आपको। तो अब इसने वो प्रॉमिस दिया। ये पहले प्रॉमिस पे डेटा क्यों दे दिया, क्योंकि प्रॉमिस फुलफिल होने तक कुछ टाइम के लिए वो किस हालत में रहा, पेंडिंग स्टेट में रहा। और जो ही वो प्रॉमिस फुलफिल हो गया, उसने फौरन डेटा निकाल के दे दिया मुझे। इसमें बेसिकली जेसन का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो हमें पासिंग की फैसिलिटी देता है। अगर आपको आपके पास वो है ना, काइंड ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म, कंफर्म है कि स्ट्रिंग है, क्योंकि जब आप खुद मैनुअली बनाते हो ना जेसन को, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करते हो और जेसन ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हो, तो आप उस वक्त बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होते हो, स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग में ले जा रहे होते हो, और पार्स करके वापस ले जा रहे होते हो, वापस ला रहे होते हो स्ट्रिंग में। ये जो हमने इस्तेमाल किया ना, रेस्ट डॉट जेसन, हो सकता है जेसन के अंदर इसने भी वही काम इस्तेमाल किया हो, ठीक है। हो सकता है इसने जेसन का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, जो हमें खुद कौन देता है,
जावास्क्रिप्ट देता है। तो एन मुमकिन है कि जेसन के अंदर इन्हें वही टेक्निक इस्तेमाल की हुई हो, लेकिन हमें उसने ये बताया हुआ कि जेसन आप इस्तेमाल करेंगे ये खुद ब खुद क्या कर देगा, पार्स कर देगा। दूसरी रीजन ये है कि जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो जरूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है या आपको सिर्फ रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलता है। मे बी आपको उस रिस्पॉन्स के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल रही हो। और रेस्ट डॉट जेसन क्या करता है, उस रिस्पॉन्स से सिर्फ अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालता है, बाकी को छोड़ देता है। लेट मी शो यू इफ आई कैन। आप ये देख रहे हैं कि इस रिस्पॉन्स में ये कितनी चीजें शामिल हैं। इस रिस्पॉन्स में यूआरएल भी शामिल है, टाइप भी शामिल है, स्टेटस टेक्स्ट भी शामिल है, स्टेटस भी शामिल है, रीडायरेक्टेड भी शामिल है, ओके भी शामिल है, हेडर भी शामिल है, बॉडी यूज भी शामिल है, बॉडी भी शामिल है। तो इस रिस्पॉन्स में सिर्फ स्ट्रिंग तो नहीं है। गॉट इट? तो मैंने उसे क्या बोला है, मैंने कहा जो भी रिस्पॉन्स आए, जो भी रिस्पॉन्स आए, उस रिस्पॉन्स को जेसन में क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो। तो अब अंडरस्टूड है कि वो किस पार्ट को करेगा, जो एक्चुअल मतलब का, हमारे मतलब की चीज है, डेटा पार्ट को पास करेगा। और जैसे मैंने कहा कि मे भी जेसन का बिल्ट इन फंक्शन इंटरनली शायद वही लॉजिक यूज कर रहा हो किसी तरीके के साथ। इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल ऑन दैट, आप सिंपली जेसन का बिल्ट इन फंक्शन यूज, जेसन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। ये देख रहे हैं रिस्पॉन्स जेसन मेथड, ये क्या करता है, आप इसमें से पूरी की पूरी कहानी ये पढ़ लें। ये उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एक और क्यूरी करें, जेसन जावास्क्रिप्ट जेसन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो इंटरनली वो क्या कर रहा है, क्या तरीका है वारदात कर रहा है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा आपको। ठीक है, इवन अगर हमारे पास टाइम हो थोड़ा सा हम ये पढ़ें तो मे बी ये भी काम कर दे। ये किस पे काम करता है, रिस्पॉन्स स्ट्रीम पे काम करता है। एंड रीड्स इट completion, it returns a promise which resolves with the result of parsing the body text as JSON। इसका मतलब ये है कि ये पार्सिंग द बॉडी टेक्स्ट, इसका मतलब है ये पूरा बॉडी टेक्स्ट उठाता है और इसको किस में ट्रांसफर करता है, टू द जेसन। तो इसका मतलब ये है कि जो जेसन फंक्शन को इनपुट हम दे रहे हैं, दैट इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अगर वो सिंपली जावास्क्रिप्ट होता तो फिर में भी हमारा वो काम चल जाता जिसके बारे में आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक होगी बात? जब भी किसी फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स यू एन आउटपुट। तो नॉर्मली जब हम यूज करते हैं ना कोई मशीन, मिसाल के तौर पे ये डस्टर बनाने वाली मशीन है, तो हम एक साइड पे रॉ मटेरियल डालते हैं जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, और दूसरी साइड पे हम ये डस्टर निकालते हैं। अब कोई इंजीनियर अगर ये क्यूरियोसिटी रखता है कि इस मशीन की इंटरनल वर्किंग कैसे है, तो वो क्या करेगा, उस मशीन को खोलेगा और उसके सारे पार्ट्स की वर्किंग को चेक करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक। लेकिन अगर कोई इंजीनियर चाहता है यार मुझे तो बस इनपुट से और आउटपुट से गर्ज है, मुझे तो डस्टर चाहिए, अगर वो मशीन खराब हो जाए तो इंजीनियर को खोलने की जरूरत पड़ती है। यस, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि अगर आपको ये जानना है, इफ योर क्वेश्चन इज कि हाउ डज जेसन फंक्शन वर्क्स इंटरनली, तो फिर जेसन एक क्या है, बिल्ट इन फंक्शन ही है ना, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आप उसकी डेफिनेशन चेक करें, जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली ग्रैब एंड अंडरस्टैंड द होल एंटायर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ जेसन फंक्शन। Otherwise, if you are right now what we are concerned with, we know that this is the machine. Response.json is a machine. It will take a response object and it will give us a promise. That's what we are concerned with right now. But if you need a detail, I have actually shown you the whole path which you can actually follow to get into that. Satisfied? तो अब fetch promise return किया। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा हमने कितने दिन लगाने हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यहाँ जाके चेक कर लें, जब तक वो प्रॉमिस दे रहे हैं तब तक आप क्या इस्तेमाल करें, जब आपको डाटा दे दे छोड़ दें। ये डाटा मिल गया आपको, दिस इज व्हाट। अब ये तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया कहां, कंसोल पे, क्योंकि इट सीम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हियर। हमने ये रिक्वेस्ट कहां से ओरिजिनेट करनी है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर से। कहां से ओरिजिनेट करनी है, तो मैं इसका मतलब है कि इस पूरी लाइन ऑफ कोड को कॉपी करूंगा और यहां पे जाके यहां कर दूंगा। यहां पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, const get data to this function call
ये करेज। तो लाइन ब्रेक कर लें रीडेबिलिटी के लिए, जहां जहां देन है। अब मुझे बताएं कि इस फंक्शन को कॉल कहां करूं गेट डेटा वाले। व्हाट इज द suitable लोकेशन फॉर कॉलिंग दिस गेट डेटा फंक्शन? कहां पे? यूज इफेक्ट। बाकी क्यों चुप है भाई? गेट डेटा के अंदर क्या हो रहा है? साइड इफेक्ट। एग्जैक्टली उसी को आप टेक्निकल टर्म में साइड साइड इफेक्ट बोल दें। एक्सटर्नल रिसोर्स को रिक्वेस्ट जा रही है, और ये किसका बाइस बन सकती है? ब्लॉकेज का। क्यों? ये रिक्वेस्ट किधर जा रही है? सर्वर पे। कल सर्वर ही डाउन हो, सारी एप्लीकेशन इधर रुक जाए। समझ आ रही है बात? तो दैट्स वाई पहली चीज ये है कि ऐसी चीज जिसको एसिंक्रोनस प्रॉमिस के थ्रू हैंडल करें। तो प्रॉमिस हो रहा है, प्रॉमिस ही कंज्यूम हो रहा है ना, इसका मतलब है ये ब्लॉक नहीं करेगी। दूसरी चीज, साइड इफेक्ट्स को वैसे ही किसके अंदर रखना चाहिए? यूज इफेक्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मैं गेट डेटा को कहां कॉल करूंगा? साइड इफेक्ट के अंदर, सॉरी यूज इफेक्ट के अंदर। यहां तक बात समझ आ गई है? इसलिए लास्ट क्लास में छोड़ दिया था टॉपिक के, इसमें पूरी क्लास चाहिए। यहां तक समझ आ गई है भाई? जब भी नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी ऐसे ही होगी। अब आखिरी चीज कि ये डेटा, यानी अब मैं यहां से कंसोल क्लियर कर दूं, इसको रिफ्रेश कर दूं, आई वुड स्टिल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो ये क्या कह रहा है? जो ही ये कंपोनेंट माउंट, और यूज इफेक्ट कब चलता है? जो ही कंपोनेंट माउंट होता है तो पहला काम क्या होता है? यूज इफेक्ट चलता है। ऐसे ही है। तो जो ही ये कंपोनेंट, कौन सा? ऐप का कंपोनेंट माउंट हुआ, रेंडर हुआ, माउंट से मुराद रेंडर हुआ ब्राउजर पे, तो पहला काम क्या हुआ? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर क्या हुआ? गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर क्या हुआ? फेच। फेच के अंदर डॉट देन डॉट देन डॉट देन, और एंड पे जाके क्या इसने रिजल्ट कर दिया यहाँ पे? गेट डेटा। ठीक है जी। अब डेटा में कंसोल पे तो नहीं शो करा ना, डेटा तो हमने एप्लीकेशन की यूआई पे स्टोर करवाना है। वो तो काम बड़ा आसान है। उससे पहले एक और काम देख लें। ये तो बड़ा आइडियल केस है कि हमें हर सूरत में डेटा ही मिलेगा, एरर नहीं आ सकता क्या? नेटवर्क फेलियर हो, पीछे से सर्वर बंद हो, डाउन हो, कोई बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो ये एरर भी तो आ सकता है ना, ऐसे ही है। तो याद रखिएगा कि जब आप प्रॉमिस की डॉट देन की चेन लगाते हैं, चाहे एक डॉट देन हो चाहे दर्जन डॉट देन हो, डॉट देन डॉट, अच्छा पहली बात तो ये है कि वो पैरामीटर डूम और कॉल बैक हेल वाला इशू यहाँ रिजॉल्व हो गया कि ये कोड प्रॉपर मैनेजेबल है। यहाँ एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा नहीं है, बल्कि यहाँ हर चीज सेपरेट हो रही है। किससे? डॉट देन की। तो हमें वो कॉल बैक हेल से निकल के हम किधर आ गए? मेथड चेनिंग पे आ गए। कहाँ आ गए? बात समझ आ गई है? इससे भी आगे चलेंगे, इसको भी इंप्रूव करेंगे, बट यहां तक समझ आ गई बात? तो मेंटेनेंस के एतबार से, पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कॉल बैक हेल जो है वो गेट रेड ऑफ दैट। लेकिन इसमें एरर भी तो आ सकता है ना। तो जब एरर आएगा तो क्या होगा? याद रखिएगा कि डॉट देन की चेन में जो आखिरी फंक्शन होता है वो आप क्या करते हैं? डॉट कैच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आई रिपीट, प्रॉमिस को कंज्यूम करते वक्त डॉट देन की चेन जब खत्म हो जाए तो जो आखिरी फंक्शन आप कॉल करते हैं, इस चेन के साथ आखिरी फंक्शन जो लगाते हैं वो क्या है? डॉट कैच। क्या है? डॉट कैच। ये क्या करेगा? पूरी चेन में कहीं भी एरर आएगा तो वो उस चेन को ब्रेक करके कहां थ्रो कर देगा? डॉट कैच ब्लॉक में। कहां थ्रो कर देगा? सॉरी, जी बिल्कुल, वो एक डिफरेंट चीज है। ट्राई कैच एक अलग चीज है और प्रॉमिस का कैच अलग चीज है। यानी अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग कर रहे होंगे या एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होंगे, यस वी कैन यूज द ट्राई कैच, दैट इज टोटली अ सेपरेट थिंग। ये जो कैच है दैट इज स्पेसिफिकली टाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिस। इसका उससे इसके साथ कंपैरिजन ना करें। दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो हम अक्सर यूज भी करेंगे, खासतौर पे बैकएंड पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे ट्राई कैच। तो उस वक्त में उसको एक्सप्लेन भी करें। मे बी, वैसे तो मैंने आज स्टार्ट करनी थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा एक और निकल आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें कवर कर लें। मे बी विद इन 1-2 डेज
बैकएंड। मैं भी इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि मैं कल का कह दूं, कल फिर स्टार्ट ना हो सके। ये दो तीन एक या दो टॉपिक छोटे छोटे रह गए थे जिसकी वजह से मुझे वो हो गया। द बैड पार्ट इज ना कि मैं उसमें उसकी उस किसी रिटर्न आउटलाइन पे नहीं चलता ना, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। मे बी कल या परसों। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कोई और सवाल है? यहाँ तक क्लियर है जी? तो कैच ट्राई कैच वाला कैच नहीं है, ये कैच प्रॉमिस वाला कैच है। और ये कब इस्तेमाल करते हैं? पूरी देन की चेन्स में सबसे आखिरी कॉल जो होती है वो किसको, ये जो सबसे आखिरी फंक्शन होता है वो क्या लिखते हैं हम? कैच लिखते हैं। तो जिस तरह देन एक कॉलबैक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है, कैच भी एक कॉलबैक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है। और इसमें जो भी एरर हमें आता है या एप्लीकेशन में आता है, वो एरर की इंफॉर्मेशन किस ऑब्जेक्ट में थ्रो कर दी जाती है? इस एरर के ऑब्जेक्ट में थ्रो कर दी जाती है। अगर वो एरर आता है तो, नहीं आता तो कैच चलता ही नहीं है, इग्नोर हो जाता है। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग इंटरनली प्री इंप्लीमेंटेड है, या तो ट्राई कैच के जरिए, प्रोमिसेस और कैच के जरिए। ठीक है, तो इसको आप यहां कर दें कंसोल लॉग, कि अगर कोई एरर आए तो उस एरर को क्या कर दें, कंसोल डॉट लॉग। फिर हम इस एरर की फॉर्मेटिंग भी करते हैं और बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं, 12 अभी हम ये कर। तो डॉट देन की चेन की जो आखिरी फंक्शन होगी, फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? कैच। और ये भी क्या करेगा? कॉल। दैट्स अ कंप्लीट फॉर्म। बाय द वे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, यही काम है। ठीक है, यहां तक बात पूरी होगी। ये अभी 3 दफा ये अरे प्रिंट हुई थी, क्यों? तो बंदा बता सकता है? मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, ये 4 दफा हो गया। जी, कोई मसला? क्या इशू है? नहीं बता। अब क्यों नहीं 2 दफा दे रहा फिर? चलें, ये कल तक आपके पास टाइम है इसका जवाब देने के लिए। एनीवेज, यहां तक बात समझ आ गई है? अब मुझे ये डाटा डिस्प्ले करना है कहाँ पे? यूआई पे डिस्प्ले करना है। तो इसका मतलब है यूआई पे वही चीज डिस्प्ले होती है जो किसमें होती है? लोकल स्टेट में होती है। तो मैं ये जो डाटा सर्वर से रिसीव कर रहा हूं, उस डाटा को एक लोकल स्टेट में डाल दूं इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग। तो मैंने कहा जो डाटा रिसीव हो रहा है उस डाटा को किस स्टेट में डाल दो? सेट प्रॉड्स। और वो सेट प्रॉड्स इनिशियली क्या है? एम्प्टी अरे। और फाइनली क्या हो जाएगा? बेसिकली अरे फिल हो जाएगी विद द डेटा दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द बैकएंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। जी इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू। ठीक है जी। तो अब मुझे ये डेटा इस स्टेट में मिल जाना चाहिए। जब इस स्टेट में मिलेगा तो ये स्टेट यहाँ रेंडर हो रही है ऑलरेडी, ऐसे ही है। और यहाँ पे आए तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ शो। कितने? उतने जितने मुझे वो एपीआई देती है। एपीआई कितने प्रोडक्ट्स दे रही है? 20। और यहाँ कितने डिस्प्ले हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। और 5, और हर एक रो में 4, 5 4 20। ठीक है। और वो बाकी डेटा इमेज वगैरह आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे जाएं और इस प्रोडक्ट के कार्ड में जाएं, और इस प्रोडक्ट के कार्ड में इमेज पे जाएं, और इस इमेज पे अब आप क्या कर दें? प्रोडक्ट डॉट इमेज। क्यों? मुझे कैसे पता चला प्रोडक्ट डॉट इमेज है? कि यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट में एक इमेज नाम की फील्ड है। ठीक है, एंड दैट शुड रेंडर एन इमेज, एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली आपका एसिंक्रोनस बिहेवियर सिंगल थ्रेडेड
को कैसे टैकल करना है, किसी ऐसी कॉम्प्लेक्स या नेटवर्क रिक्वेस्ट को कैसे हमने हैंडल करना है यूजिंग द प्रोमिसेस। इस प्रोमिसेस को देखकर आप लोग कह रहे होंगे यार क्या फर्क पड़ा है, वो पहले कॉल बैक फंक्शन हेल बन गया तो अब डॉट देन की हेल बन गई है, हेल तो बन ही रही है, ठीक है। तो इसकी अगला काम है कि इसी प्रॉमिस को लिखने का सिंटैक्टिक इंप्रूवमेंट है एसिंक अवेट। वो मे बी हम कल की किसी क्लास में या बैकएंड जब पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लें, लेकिन दिस इज व्हाट एक्चुअली एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, हाउ टू परफॉर्म एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन, और उन एसिंक्रोनस ऑपरेशन को फिर हमने कैसे यूज इफेक्ट के साथ टाई किया ताकि वो बार बार रेंडर या एग्जीक्यूट ना हो हर कंपोनेंट की स्टेट के साथ। आपके पास जो सवाल है उसका जवाब है, जो सवाल जिसका जवाब आपने देना है कि व्हाट इज रॉन्ग इफ आई कॉल दिस गेट डेटा फंक्शन राइट हियर। I repeat my question. What is wrong if I call this function without use effect? क्या मसाइल हैं या हो सकते हैं? ये मैंने कॉल कर दिया बगैर यूज इफेक्ट के और इसको रिफ्रेश किया, कोई इफेक्ट खास तो फर्क नजर नहीं आया ना मुझे। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर टुमारो। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वे? अभी कोई बता सकता है तो मोस्ट वेलकम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। जी हुजैफा, आई विल टेक योर इनपुट टू।